ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ये पहली चीज़ याद रखनी है। दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस इज़ नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये ग्राउंड आपकी ये है कि उस शख्स की एग्जामिनेशन, उसकी गवाही ज़रूरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, एंड दैट द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, और ये दूसरा हिस्सा, विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल। यहाँ तक है इसका कि उसकी एविडेंस एंड ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है और उसकी अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड, हो सकती है, उसकी प्रोक्योर नहीं हो सकती, होगी तो बहुत डिले होगा, ख़र्चा आएगा या इनकन्वीनियंस होगी जो कि इन हालात के तहत रीज़नेबल नहीं है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, मुल्तान में है, कराची में है, बाहर है, जैसे भी है, तो फिर क्या करे? सच कोर्ट में डिस्पेंस विद सच अटेंडेंस। तो वो कहेंगे कि अच्छा बीमार है, जेल के अंदर है, कैसी ऐसी सूरत हाल में है, बेड रिडन है, तो अदालत उसकी हाज़िरी डिस्पेंस विद कर देगी, कहेगी अच्छा चलो ना आओ, एंड मे इशू ए कमीशन टू एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन सच विटनेस रिजाइड्स टू टेक द एविडेंस ऑफ सच विटनेस। तो उस मैजिस्ट्रेट को कमीशन मुकर्रर करेगी जिस मैजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन में वो रिजाइड कर रहा है। यानी मुल्तान में वो कहीं बीमार है तो मुल्तान के उस एरिए में जो मैजिस्ट्रेट है, लाहौर वाला सेशन कोर्ट या लाहौर वाला हाई कोर्ट, उस मैजिस्ट्रेट को कमीशन मुकर्रर करेगी और ये कोर्ट और कहेगी कि वो मैजिस्ट्रेट साहब आपने उस शख्स की एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। तो जब वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का ऑर्डर उस मैजिस्ट्रेट को मिलेगा तो उसके पास दो तरीके हैं। अगर तो वो जो विटनेस है वो ऐसा है कि उस मैजिस्ट्रेट के अदालत में आ सकता है, थोड़ा सा आपको 2-4 किलोमीटर का फासला है, वो तय करके आ सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये मैजिस्ट्रेट खुद जाके उसके घर में, उसके हॉस्पिटल में या वो जगह जहाँ वो है वहाँ जाके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ये उन्होंने आपको 3 इसके साथ सब सेक्शन 3 मिला लें पहले कि द मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर टू होम द कमीशन इज इशूड शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द विटनेस इज, यानी जहाँ वो है वहाँ प्रोसीड करेगा, आर शैल समन द विटनेस बिफोर हिम, या उसे खुद अपने पास बुला लेगा, एंड शैल टेक डाउन हिज एविडेंस इन द सेम मैनर एंड मे फॉर हिज पर्पज एक्सरसाइज द सेम पावर एज इन ट्रायल्स ऑफ केसेस अंडर दिस कोड। जो उसके पास एविडेंस बुलाने की, समन करने की जो पावर होती है किसी भी विटनेस को, ये भी एक्सरसाइज करेगा। तो ये आपने उसके साथ मिला के पढ़ा तो वो ये है। बाकी ये जो 2A है या 2B है, यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो आपने मैजिस्ट्रेट को बना के भेजा, अब यहाँ कबायली इलाका जो पहले होता था 2A में, उन्होंने कहा कि वो विटनेस वहाँ रिजाइड कर रहा है जहाँ जो एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ऑर्डर नामजद है, यानी अप्लाई हो रहा है, या ये सिर्फ कोई और एरिया है जहाँ मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो फिर तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 2A में व्हेन द विटनेस रिजाइड्स इन एनी एरिया इन आर इन रिलेशन टू विच द प्रेसिडेंट हैज एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोविंशियल jurisdiction order 1949 में the commission may be issued to such court or officer in the area as may be recognized by the president। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में, यानी ज़ाहिर है उस टाइम तो अंग्रेज़ों का राज था, तो कोई ऐसे इलाके थे जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन थी और वो एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर 1949 के तहत वो इलाके गवर्न हो रहे थे। जिस तरह फाटा वगैरह का कबायली इलाका पहले होता था, वो प्रेसिडेंट उसको गवर्न करता था। वो इसी तरह बर्मा के कुछ इलाके थे जो एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर 1949 के तहत गवर्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट होते ही नहीं थे, वहाँ पे 2 लोग होते थे, या तो वहाँ की अदालत होती थी या उसके अंदर कोई ऑफिसर मुकर्रर किया गया होता था जो वो सारे मामला देखता था, जिसका नाम अगर आप ये ले इस रेफरेंस में कबायली इलाके जो पुराना हमारा था उसको मद्देनज़र रख के, तो वहाँ होता था, उसे कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। तो जिस एरिए में
मैजिस्ट्रेट नहीं है और वो गवर्न हो रहा है 1949 के तहत, प्रोविंशियल ऑर्डर के तहत, तो वहाँ की अदालत या वहाँ के जो भी उसका नाम है उस ऑफिसर का, उसको वो इशू किए जाएंगे कि चले भाई तुमने उस बंदे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। और वो स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करना है, वो 3 में उसी तरह है कि या तो उसकी हालत देखो, या उसे अपने पास बुला लो, या खुद उसके पास चले जाओ। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे हालात में है। तीसरा 2B में उन्होंने कहा कि वो बंदा कहीं इस जगह पे है, व्हेन द विटनेस रिजाइड्स, अब वो बाहर रिजाइड कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में रिजाइड कर रहा है, आर एनी अदर कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ, या कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ है वहाँ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, आजकल इंडिया, यानी वो इलाके जो कि ताजे बरतानिया के अंडर रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, वहाँ पे रह रहा है। आर इन द यूनियन ऑफ बर्मा, या बर्मा में है। आर चौथा, एनी अदर कंट्री इन विच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट इन दिस बिहाफ एग्जिस्ट, या उस एरिए में जिसके साथ पाकिस्तान के बाहमी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। तो फिर क्या होगा, जिस तरह तुर्की के साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बन जाए, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, कमीशन में बी इशू टू सच कोर्ट और जज हैविंग अथॉरिटी इन हिज बिहाफ इन दैट कंट्री एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो बंदा इन 4 में से किसी एक जगह पर रिजाइड कर रहा है। एक वो जगह है यूके की, एक जगह है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, एक है उसके अंदर उन्होंने बता दिया बर्मा में, एक है जो उन्होंने कहा कल को आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किसी भी मुल्क से कर ले, और वो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट यही होते हैं कि आपके इलाके में हमारा कोई बंदा गया तो और हमें उसकी ज़रूरत हुई स्टेटमेंट वगैरह की, तो आप रिकॉर्ड कर लेना, आपका बंदा हमारे इलाके में आएगा, हम कर लेंगे, हमारी ये अदालत करेगी, ताकि उसको भेजने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इसे बाहमी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये 4 सिचुएशन, ये 4 कंट्रीज़ में अगर वो विटनेस रिजाइड कर रहा है, तो आप उस कोर्ट को कहोगे जो उस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में आप लिख देंगे, उनका नाम डिफरेंट होगा, उसका नाम हो सकता है मैजिस्ट्रेट हो सकता है हमारे अफगानिस्तान के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बन जाए, उसका नाम काजी हो, उधर काजी है, जज है, जस्टिस है, मैजिस्ट्रेट है, जो भी उसका नाम होगा वो फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो अभी आपको यहाँ तक, और उसका प्रोसीजर जो 3 में मैंने आपको बता दिया कि ये फिर इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि किन सिचुएशन में आप कमीशन इशू करेंगे। 3 सिचुएशंस होंगी, यानी सिचुएशन जब है कि नंबर 1 कि उस विटनेस की एविडेंस फॉर द एंड ऑफ जस्टिस बहुत ज़रूरी है, और उसको हम बुलवा नहीं सकते, बुलवाएंगे इनकन्वीनियंस होगी, ख़र्चा होगा, और अदर मामलात है जो इन हालात में मुनासिब नहीं। लिहाजा पहली सिचुएशन में आप अपने मैजिस्ट्रेट, उस मैजिस्ट्रेट को कहेंगे, अगर जहन में लाएँ अगर वो पाकिस्तान में ही है तो और वो नॉर्मल एरिया है हमारा, तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट को आप कमीशन बनाएंगे कि जाओ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, या उसको अपने पास बुलाओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और इधर भेज दो। दूसरी सिचुएशन, वो एरिया पाकिस्तान का ही है लेकिन वहाँ जो है 1949 के एक्स्ट्रा प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन के तहत मैजिस्ट्रेट वहाँ नहीं है, तो वहाँ जो अदालत है, वहाँ जो ऑफिसर है, जो भी उसका नाम है, जिस तरह मैंने कहा अगर फाटा में पहले होते थे, अब तो फाटा भी आपका KPK का हिस्सा बन गया है, तो वहाँ उसका पॉलिटिकल एजेंट होता था, तो वो उन्होंने कहा उसको आप कहेंगे। तीसरी सिचुएशन कि अगर वो बंदा UK में रह रहा है, बर्मा में रह रहा है, या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में रह रहा है, या उस कंट्री में रह रहा है जिसके साथ आपके रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, तो आप उस अदालत को कहोगे जो उस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में आप फिक्स कर देगी, और वो अपने पास उसको बुलवाएगा या उसके पास जाएगी और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। यहाँ तक आ गया। आगे सबसेक्शन 4 में वेयर द कमीशन इज इशू टू सच ऑफिसर एज इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2A, यानी जिसमें मैंने कबायली इलाका और पॉलिटिकल एजेंट की मिसाल दी, ही में इन ल्यू ऑफ प्रोसीडिंग इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3, कि वो खुद जाने की बजाय
डेलीगेट कर सकता है इज पावर एंड ड्यूटीज अंडर द कमीशन टू एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम हुज पावर आर नॉट लेस देन दोज ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जिस तरह पहले कबायली इलाका था तो उन्होंने कहा वहाँ का जो ऑफिसर है, तो कबायली इलाका बहुत बड़ा है, उसको एक पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कर रहा होता है, उसका नाम होता है पॉलिटिकल एजेंट, लेकिन वो नाम पॉलिटिकल है लेकिन वो बेसिकली उस इलाके का सारा बड़ा अफसर होता है, चीफ सेक्रेटरी समझे या जो मर्जी समझे। तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत बड़ा है, उस एरिया बहुत बड़ा है, ऑफिसर भी बहुत बड़ा है, हाँ अगर वो अपनी पावर डेलीगेट करके किसी और को भी भेज दे तो वो भी ठीक है। मसलन वो कहे कि उसके नीचे और भी ऑफिसर सब सेक्शन ऑफिसर या जो भी 17 स्केल के काम कर रहे हैं, तो बजाय कि ये काम अपने हाथों से खुद करे वो आगे पावर डेलीगेट भी कर सकता है। यहाँ तक है एक आपका सीधा साधा तरीका कि इन हालात में क्रिमिनल कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है, कब कमीशन इशू कर सकते हैं, जब वो ये समझे कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है, और उसका दूसरा हिस्सा कि उसकी जो हाज़िरी है, अटेंडेंस है, वो प्रक्योर नहीं हो सकती, अगर हो तो डिले होगा, एक्सपेंस बहुत आएंगे, इनकन्वीनियंस होगी जो इन हालात में मुनासिब नहीं है। अगर ये चीज़ें हो तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट मैजिस्ट्रेट को आम हालात में पाकिस्तान के एरिया है तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कमीशन के तौर पे भेजेगी। दूसरी सूरत है कि वो एरिया ऐसा है जहाँ प्रोविंशियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 1949 है, तो वहाँ के उस कोर्ट या वहाँ के उस ऑफिसर को भेजेगी। और तीसरी सिचुएशन अगर वो इन 4 एरिया में रह रहा है तो ये करेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया। 505 में उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल केस है। आप जब किसी को कहते हैं कि जब आप इसकी एविडेंस लो तो यहाँ पार्टीज़ के पास 2 इख्तियार हैं, या तो वो पार्टी अपना वकील साथ भेज दे कि चले मेरा वो जो गवाह है, एक पार्टी कहती है मैंने इन चीफ करवाना है, दूसरा कहती है कि मैंने उसके अंदर जो है वो जिरा करनी है, क्रॉस एग्जामिन करना है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा आपके पास 2 है, या तो आप अपना वकील साथ भेज दें उधर, अगर वो मुल्तान में है, उधर जो यूके में है, उधर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में है, या उधर दोनों पार्टीज़ अपने वकील भेज दें ताकि वो अपने अपने सवालात कर लें, या आप इंटेरोगेटरीज यहाँ लिख के दे दें, क्वेश्चनियर यहाँ लिख के दे दें कि इन चीफ वाला कहे कि उससे ये चीज़ें आपने पूछनी है, और क्रॉस एग्जामिन वाला भी कहे कि इन सवालों के जवाब आपने उससे लेने हैं। तो सवाल नामे भी दोनों पार्टीज लिख के भेज सकती है और ख़ुद भी जा सकती है। ये 505 में ना कहा द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इन विच ए कमीशन इज इशूड में रेस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एनी इंटेरोगेटरीज एंड राइटिंग, ये होता है इंटेरोगेटरीज एंड राइटिंग, सवालनामा तहरीरी शक्ल में, विच द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्टिंग द कमीशन में थिंक रेलिवेंट टू द इशू, एंड व्हेन द कमीशन इज डायरेक्टेड टू ए मैजिस्ट्रेट or officer mentioned in section 503, such magistrate or the officer to whom the duty executing such commission has been delegated shall examine the witness upon such interrogatory। और वो आगे वाला जो मैजिस्ट्रेट है या वो जो ऑफिसर है वो इन सवालनामे के ऊपर वो जो है उस विटनेस को इंटेरोगेट करेगा। एनी सच पार्टी मे अपीयर बिफोर सच मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर बाय प्लीडर or if not in custody in person, and may examine, cross examine and re examine as the case may be the said witness। और वो जो पार्टी है वो इन पर्सन जाना चाहे इन पर्सन जाए, अगर वो जो है वो अंदर नहीं है जेल के, या अपना वकील भेजे, सारा कुछ जो मैंने पहले बताया ये है। यहाँ तक है आपका हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो आपने उधर कमीशन के ज़रिए भी पढ़े थे, जो इशू ऑफ कमीशन थी 26 ऑर्डर वगैरह में उधर CPC में। 506 में मैजिस्ट्रेट अगर करना चाहे तो मैजिस्ट्रेट करना चाहे तो चूँकि आगे रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट ने करना है तो कोई भी लॉ के अंदर अपने इक्वल जो बंदा है उसको कोई भी बंदा जो है वो नहीं कर सकता, ऑर्डर नहीं कर सकता। लिहाजा मैजिस्ट्रेट को किसी ट्रायल के अंदर यही सिचुएशन राइज हुई है जो पहले थी, एंड ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है किसी की एविडेंस रिकॉर्ड करना, विच अंदर सर्कमस्टांसेस डिले, एक्सपेंस या इनकन्वीनियंस होगी, तो वो क्या करे। उन्होंने कहा ये सेशन जज को कहे
रिक्वेस्ट करे और सेशन जज जो है उसी तरह जिस तरह पिछले सेक्शन में सेशन जज और हाई कोर्ट की पावर है, तो वो सेशन जज जो है उस एरिए में मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि तुम इसके अंदर कमीशन के ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड करो। तो ये 506 में यानी अगर वो ट्रायल मैजिस्ट्रियल ट्रायल है उसमें ऐसी सिचुएशन आई है तो वो क्या करेगा। Whenever in the course of an inquiry or a trial or any other proceeding under this code before any magistrate, it appears that a commission ought to be issued for the examination of a witness whose evidence is necessary for the ends of justice, यही ज़रूरी है, and that the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience, which under the circumstances of the case would be unreasonable। ये आपने इन्वर्टेड कॉमास करके याद रखना है। ये फ्रेज जो है ये आगे भी कई जगह यूज़ होगा, तो आपने इस यहाँ से सुनना है। इट अपीयर दैट द एविडेंस द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस is necessary for the end of justice and the attendance of such witness cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable। ये याद हो इसी तरह फ्रेज, क्योंकि ये कई जगह और भी आपने चस्पा करना है लॉ में। तो क्या होगा, such magistrate shall apply to session judge, ये सेशन जज को अप्लाई करेगा, stating the reasons for application and the session judge may either issue a commission in the manner herein before provided or reject the application। तो ये है। अब वो दोनों के लिए ये 506 में उन्होंने खाली यही बता दिया है, सूरत हाल वही है, सिचुएशन वही है, किन को करना है वही है, रहते कहाँ हैं वही है। बस उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट भी वही तरीका इस्तेमाल करेगा, सवाए इसके कि ये डायरेक्ट ऑर्डर अगले मैजिस्ट्रेट को नहीं करेगा, अगली कोर्ट को नहीं करेगा, चूँकि ये अपने लेवल के हैं। ये सेशन जज को अप्लाई करेगा, अपने सेशन जज को, कि जनाब ये सिचुएशन है आप उसको भेजें। अब उन्होंने लिख लिया, उन्होंने वो जो अगला मैजिस्ट्रेट है, वो जो अगला कोर्ट है, वो जो अगला ऑफिसर है, उसने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, वो वापस भेजेगा। आफ्टर एनी कमीशन इशूड अंडर सेक्शन, चाहे वो 503 में हो चाहे 506 में हो, एज बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड, इट शैल बी रिटर्न टुगेदर विद द डेपोजिशन ऑफ द विटनेस एग्जामिन्ड देयर अंडर। तो वो वापस आएगा, वापस भेजेगा उस बंदे की शहादत के समेत, टू द कोर्ट आउट ऑफ विच इट इशूड, जिसने इशू किया था उसको, एंड द कमीशन द रिटर्न देयर टू, एंड वो जो कमीशन है फिर रिटर्न हुआ है, फिर उसका डेपोजिशन है, ये शैल बी ओपन एट ऑल रीजनेबल टाइम। तो वो अदालत में आके रीजनेबल टाइम में खोला जाएगा इंस्पेक्शन के लिए और पार्टीज की इंस्पेक्शन के लिए, एंड वे सब्जेक्ट टू ऑल सच एक्सेप्शन बी रेड एंड एविडेंस, वो फिर एविडेंस का हिस्सा बनेगा इन केस बाय आइदर पार्टी एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का फिर हिस्सा बन जाएगा तो उसका जो भी उन्होंने किया है। तो ये एक चीज़ है कि उसको फिर ज़ाहिर है किसी ने चैलेंज करना है तो वो चैलेंज करे, उसको जिरा करनी है, अपील करना है, जो भी है, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। एनी डेपोजिशन सो टेकन इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल 47 may also be received in evidence at any subsequent stage of the case before another court। तो जिस तरह किसी बंदे का स्टेटमेंट किसी कोर्ट में अगर वो देता है तो वो उस कोर्ट में तो काबिल कबूल होता ही है, उसकी टेस्टेड कॉपी लेके वो आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसका जो स्टेटमेंट है यही समझा जाएगा कि जैसा कि उसने कॉम्पिटेंट अदालत के सामने दिया है, तो इसको भी आप टेस्टेड कॉपी लेके अगर कहीं और रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसकी सैंक्टिटी उतनी ऐसी ही है कोई नहीं। अब जब आपने इधर से ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल के दौरान ही आपने ये किया है ना, तो उतनी देर इस ट्रायल का क्या करें, उन्होंने कहा वो एडजर्न कर दें। इन एवरी केस इन विच कमीशन इज इशूड अंडर सेक्शन 503 और सेक्शन 506 द इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग मे बी एडजर्न फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम रीजनेबल सफिशिएंट फॉर एग्जीक्यूशन और रिटर्न ऑफ द कमीशन। तो वो कहेंगे अच्छा ये कमीशन आने में कितनी देर लगेगी, अगर तो वो इधर ही है साहिवाल खानेवाल तो कहेंगे अच्छा जी ये तो 3-4 दिन में आ जाएगा, दूसरा मुल्तान में है चले हफ्ता कर लो, कराची में है चले 2 हफ्ते कर लो, यूके में है जी वीज़े शीज़े की प्रॉब्लम है 3 महीने कर लो, 6 महीने कर लो। तो जहाँ आपने भेजना है उतनी देर नीचे वाली जो कोर्ट में जो बाकी केस है वो फिर एडजर्न कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे। ये है आपका कमीशन इन क्रिमिनल केसेस, दोनों सूरतों में जो रेलिवेंट प्रोविजन के साथ पूरा प्रोसीजर आपको पता हो।